अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। हमारा आज का टॉपिक है IFRS 9 फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन any contract that give rise to both a financial asset of one entity and financial liability or equity instrument of another entity। एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट कि जिसके मुताबिक एक कंपनी के लिए फाइनेंशियल एसेट और दूसरी कंपनी के लिए फाइनेंशियल या इक्विटी इंस्ट्रूमेंट की लायबिलिटी क्रिएट हो। फाइनेंशियल एसेट किसे कहा जा रहा है? Any asset that is cash, an equity instrument of another entity, किसी दूसरी कंपनी के शेयर्स, a contractual right, a contract के मुताबिक right to receive cash or another financial asset from another entity। contractual right है कि आप कैश रिसीव करेंगे या फिर किसी दूसरी एंटिटी के फाइनेंशियल एसेट्स, या फिर contractual right to exchange financial assets and liabilities with another entity under condition that are potentially favorable to the entity। उन कंडीशन के अकॉर्डिंग फाइनेंशियल एसेट्स और लायबिलिटीज को एक्सचेंज किया जाएगा दूसरी एंटिटी के साथ कि जो कंडीशंस आपके लिए फेवरेबल है। तो ये सब आपके पास फाइनेंशियल एसेट की डेफिनेशन में आती हैं चीजें, कैश, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट एंड कॉन्ट्रेक्चुअल राइट। एग्जांपल इसकी हैं ट्रेड रिसीवेबल, ऑप्शंस एंड शेयर्स। जबकि फाइनेंशियल लायबिलिटीज आर एग्जैक्टली ऑपोजिट। एनी लायबिलिटी दैट इज अ कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन। कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन क्या है? टू डिलीवर कैश और अनदर फाइनेंशियल एसेट टू अनदर एंटिटी। कैश या कोई फाइनेंशियल एसेट किसी दूसरी एंटिटी को देना। टू एक्सचेंज फाइनेंशियल एसेट और फाइनेंशियल लायबिलिटीज विद अनदर एंटिटी अंडर कंडीशन दैट आर पोटेंशियली अनफेवरेबल टू द एंटिटी। उन कंडीशन के अकॉर्डिंग एसेट या लायबिलिटीज एक्सचेंज करना जो आपके लिए अनफेवरेबल हो। एंड अ कॉन्ट्रैक्ट दैट विल और मे बी सेटल इन एंटिटीज ओन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट। यह ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसे सेटल करने के लिए आपको अपने इंस्ट्रूमेंट देने पड़े। एग्जाम्पल हैं ट्रेड पेबल्स, डिबेंचर लोन, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स एंड मैंडेटरीली रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। अब बात हम करते हैं अबाउट इक्विटी इंस्ट्रूमेंट। दिस इज सेड टू बी एनी कॉन्ट्रैक्ट दैट एविडेंस रेजिडुअल इंटरेस्ट इन द एसेट्स ऑफ एन एंटिटी आफ्टर डिडक्टिंग ऑल ऑफ इट्स लायबिलिटीज। एग्जाम्पल इसकी हैं एंटिटीज ओन ऑर्डिनरी शेयर्स, वारंट्स, नॉन क्यूमुलेटिव इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। इस लेक्चर में हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन के मुतालिक, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की फाइनेंशियल एसेट्स की क्लासिफिकेशन के मुतालिक। फर्स्ट वी नीड टू आइडेंटिफाई इन अकॉर्डेंस विद द डेफिनेशन whether these can be considered as financial instrument or not। क्या हम इन्हें फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट कह सकते हैं या नहीं? तो कह रहे हैं कि आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग आर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। पहली बात पूछी जा रही है अबाउट इन्वेंट्रीज। तो इन्वेंट्रीज आपका फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट नहीं है। ये आपको कोई कॉन्ट्रेक्चुअल राइट नहीं है कि आपने कैश रिसीव करना है। इन्वेंट्री जब तक सेल नहीं होगी, रिसीवेबल में कन्वर्ट नहीं होगी, आपका कॉन्ट्रेक्चुअल राइट नहीं बनेगा। इन्वेस्टमेंट इन ऑर्डिनरी शेयर, किसी कंपनी के आपने ऑर्डिनरी शेयर परचेज किए हैं तो ये आपके लिए फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, फाइनेंशियल एसेट है। प्रीपेमेंट ऑफ फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, अगेन ये आपका फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट नहीं है। रीजन ये कि आपके पास प्रीपेमेंट ऑफ गुड्स और सर्विसेज के हवाले से फ्यूचर में आपको गुड्स या सर्विसेज मिलनी है, आपको कैश नहीं मिलना। हमारे पास फाइनेंशियल एसेट के इंस्ट्रूमेंट कहते हैं कि कॉन्ट्रेक्चुअल राइट टू रिसीव अ कैश और टू डिलीवर अ कैश। नेक्स्ट बात है अबाउट द लायबिलिटी फॉर इनकम टैक्स। इनकम टैक्स हमने पे करना है, ये हमारी लायबिलिटी है। क्या हम इसे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट कह सकते हैं? तो आंसर इज नो, बिकॉज फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट अराइज होता है कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन के हवाले से, जबकि इनकम टैक्स पे करना हमारा स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन है, कॉन्ट्रेक्चुअल नहीं है। बाय लॉ हमें पे करना पड़ता है, कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक नहीं पे करना हमें। एंड लास्ट है शेयर ऑप्शन। तो शेयर ऑप्शन डेफिनेटली आपके लिए फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है। फाइनेंशियल एसेट की क्लासिफिकेशन की बात मेनली इस लेक्चर में की जाएगी विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स। तो फाइनेंशियल एसेट में आपके पास दो तरह के इंस्ट्रूमेंट शामिल हैं, डेट इंस्ट्रूमेंट एंड इक्विटी इंस्ट्रूमेंट। हम पहले बात करते हैं अबाउट द डेट इंस्ट्रूमेंट। डेट इंस्ट्रूमेंट such as bonds or redeemable preference shares are categorized in one of the three ways। या तो हम इन्हें रिकॉर्ड करेंगे फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस, या अमॉर्टाइज्ड कॉस्ट, या फेयर वैल्यू थ्रू अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। तो फर्स्ट चॉइस, जिसे डिफॉल्ट चॉइस भी कहा जाता है, वो है फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस। अगर हमने डेट इंस्ट्रूमेंट हेल्ड फॉर ट्रेडिंग रखे हैं कि जैसे इनकी कीमत में इजाफा होगा हम इन्हें बेच देंगे, बेनिफिट हासिल करेंगे, तो इट मींस कि हमने
चूज किया है कि इस डेट इंस्ट्रूमेंट को फेयर वैल्यू टू प्रॉफिट एंड लॉस रिकॉर्ड करना है। इन सच अ सिचुएशन जो भी ट्रांजैक्शन कॉस्ट खर्च हो रही है वो एक्सपेंस आउट कर दी जाएगी और एट द ईयर एंड हर साल हम एसेट को, जो भी हमारे पास ये फाइनेंशियल एसेट है, डेट इंस्ट्रूमेंट है, इन्हें हम फेयर वैल्यू पे रीवैल्यू करेंगे और जो भी गेन या लॉस होगा वो अगेन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में ही रिकॉर्ड किया जाएगा। सेकंड चॉइस दैट इज अमोर्टाइज कॉस्ट। अगर हमने कोई फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, फाइनेंशियल एसेट, डेट इंस्ट्रूमेंट हेल्ड रखा है टू कलेक्ट कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो, और कैश फ्लो कौन से, दैट इज सोलली प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट, तो ऐसी सूरत में हम उसे क्लासिफाई करते हैं अमोर्टाइज कॉस्ट के मेथड के मुताबिक। इन सिंपल वर्ड्स अगर हम बात करें, कोई डेट इंस्ट्रूमेंट अगर हम इस नियत से परचेज कर रहे हैं, अपने पास हेल्ड रख रहे हैं कि हमने उसे हेल्ड टिल मैच्योरिटी, जब तक वो मैच्योर नहीं हो जाता अपने पास ही रखने हैं, तो तब हम उन्हें क्लासिफाई करेंगे अमोर्टाइज कॉस्ट के मेथड के मुताबिक। अब इस सिलसिले में दो टेस्ट का पास होना जरूरी है। फर्स्ट टेस्ट है बिजनेस मॉडल टेस्ट, जिसके मुताबिक द एंटिटी मस्ट इंटेंड टू होल्ड द इन्वेस्टमेंट टू मैच्योरिटी। लाजमी है कि एंटिटी की इंटेंशन है कि इन्वेस्टमेंट को मैच्योरिटी तक होल्ड रखेगी। एंड सेकंड कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो कैरेक्टरिस्टिक्स टेस्ट है। कॉन्ट्रेक्चुअल टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल एसेट मस्ट गिव राइज टू कैश फ्लो दैट आर सोलली प्रिंसिपल इंटरेस्ट, यानी आपने सिर्फ वही कैश रिसीव करना है कि जो या तो प्रिंसिपल अमाउंट है जो आपने इन्वेस्ट की है, या उस प्रिंसिपल अमाउंट पे जो इन्वेस्टमेंट पे आपने इंटरेस्ट रिसीव करना है, सिर्फ वही कैश फ्लो आप रिसीव कर रहे हैं। अगर आप चूज करते हैं अमोर्टाइज कॉस्ट मेथड, तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट आपकी कैपिटलाइज होगी। इनिशियली एसेट को जब आप मेजर करेंगे, डेट इंस्ट्रूमेंट को मेजर करेंगे, तो फेयर वैल्यू प्लस ट्रांजैक्शन कॉस्ट पे से मेजर किया जाएगा और इंटरेस्ट इनकम जो भी आपके पास इस हवाले से रिकग्नाइज की जाएगी वो कैलकुलेट होगी इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट के बेस पे, मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट के बेस पे। हम इसी बात को विद हेल्प ऑफ एग्जांपल कंसीडर करते हैं। 1 जनवरी 2001 को टोक्यो ने $1 लाख के 5% बॉन्ड परचेज किए फॉर 95,000। If 5% rate is coupon rate, incurring an acquisition cost of $2,000, interest is received annually in arrears. Bond will be redeemed at a premium of 5,960 over the nominal value on 31st December 2003. Effective rate of interest is 8% and fair value of bond as on 31st December 2001 it is 1,10,000 and on 31st December 2002 ये 1,04,000 है। Explain with calculation how the bond will have to be accounted for over all relevant years. तो फर्स्ट उनकी चॉइस है, फर्स्ट उनका क्वेश्चन है कि टोक्यो प्लान टू होल्ड द बॉन्ड अंटिल रिडम्पशन डेट। अगर बॉन्ड को टिल मैच्योरिटी डेट जो है हेल्ड रखा जाए तो हमारे पास चॉइस है उसको रिकॉर्ड करने की अमोर्टाइज कॉस्ट। तो फर्स्ट द बिजनेस मॉडल इज टू होल्ड द एसेट अंटिल रिडम्पशन, देयरफॉर दैट इंस्ट्रूमेंट विल बी मेजर्ड एट अमोर्टाइज कॉस्ट।
एसेट इनिशियली जिस वैल्यू पे रिकॉग्नाइज किया जाएगा वो 97,000 है, 95,000 जितनी फेयर वैल्यू का परचेज किया था प्लस 2,000 ट्रांजैक्शन कॉस्ट। इस 97,000 की वैल्यू पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे एट द रेट ऑफ 8%, ये आ जाएगा 7,760, जो कि इंटरेस्ट इनकम के तौर पे प्रॉफिट एंड लॉस में रिकॉग्नाइज किया जाएगा। एक्चुअली जो आप इंटरेस्ट रिसीव कर रहे हैं वो नॉमिनल वैल्यू पे 5% इंटरेस्ट रिसीव किया जा रहा है, यानी 1 लाख पे 5%, 5,000। हेंस इंटरेस्ट आपका रिसीवेबल ज्यादा था, रिसीव कम किया, क्लोजिंग वैल्यू एसेट की इंक्रीज होगी। इन द नेक्स्ट ईयर 99,760 ओपनिंग वैल्यू है, इस पे 8% इंटरेस्ट इफेक्टिव रेट के हिसाब से कैलकुलेट किया गया, आ गया 7,981, जो कि इंटरेस्ट इनकम के तौर पे रिकॉर्ड किया जाएगा। अगेन जो अमाउंट हम रिसीव कर रहे हैं कूपन रेट के हिसाब से वो नॉमिनल वैल्यू पे रिसीव कर रहे हैं 1 लाख पे, वो आ गई 5,000, एंड हेंस क्लोजिंग वैल्यू आ गई 1 लाख 2,741। एंड इन द थर्ड ईयर सेम कैलकुलेशन परफॉर्म की जा रही है। यहाँ पे इन द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर आपके पास इंटरेस्ट इनकम 7760 और एसेट की वैल्यू स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में 99,760 रिकॉर्ड की जाएगी। एंड इन द सेकंड ईयर इंटरेस्ट इनकम 7981 and the value of asset would be recorded as 1,02,741. Second choice वो हमें कह रहे हैं कि टोक्यो may sell the bond if the possibility of an investment with a high return arises. अगर possibility इन्वेस्टमेंट के हाई रिटर्न के साथ अराइज होती है तो हम उसे सेल भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे इंडिकेशन हमें मिल रहा है कि फेयर वैल्यू टू अदर कम्प्रिहेंसिव इनकम रिकॉर्ड करना है। तो कैलकुलेशन मेनली हमारे पास वही आएगी, बट एट द एंड ऑफ द ईयर जब हमारे पास फर्स्ट ईयर के एंड की बात करें तो 99,760 की हमारे पास एसेट की वैल्यू बनी, बट इन अकॉर्डेंस विद फेयर वैल्यू उसकी वैल्यू बन रही है 1,10,000 गिवन इन द क्वेश्चन, तो 10,240 का गेन आ रहा है। इन द नेक्स्ट ईयर ये हमारे पास लॉस की सिचुएशन आ रही है क्योंकि फेयर वैल्यू रिड्यूस है, और थर्ड ईयर में हम इस एसेट को 1259 के लॉस पे रिकॉग्नाइज कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास ये इन्वेस्टमेंट 3 साल के लिए ली गई थी, 3 साल बाद रिडीम कर दी जानी है, तीसरे साल इसकी कोई वैल्यू हमारे पास रिकॉर्ड नहीं की जाएगी एज एन एसेट। थर्ड चॉइस मेंशन की गई है टोक्यो प्लान टू ट्रेड द बॉन्ड इन द शॉर्ट टर्म, अगर शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेड किया जा रहा है तो इसे प्रॉफिट एंड लॉस के तहत रिकॉर्ड किया जाएगा। फर्स्ट बात यह है कि आपकी ट्रांजैक्शन कॉस्ट कैपिटलाइज नहीं होगी, एक्सपेंस होगी, और एसेट को आप रिकॉर्ड करेंगे एट 95,000। सेकंड ये कि आप जो इंटरेस्ट इनकम रिकॉर्ड करेंगे इन केस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ फेयर वैल्यू टू प्रॉफिट एंड लॉस मेथड, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में कूपन रेट के हिसाब से रिकॉर्ड की जाएगी, और एसेट को एट द एंड ऑफ द ईयर जब रीवैल्यू किया जाएगा तो गेन भी आपके पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही रिकॉर्ड किया जाएगा या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में। फर्स्ट जनवरी को जब आप कैश प्रोसीड 1,10,000 का से सेल कर देंगे, इट वुड बी रिकॉर्डेड एंड फाइनेंशियल एसेट वुड बी डी-रिकॉग्नाइज्ड, प्रॉफिट ऑन डिस्पोजल वुड बी nil. Now we will consider financial asset equity instrument. If the financial asset is a equity instrument, तो हम उसको या तो फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस रिकॉर्ड कर सकते हैं या फेयर वैल्यू थ्रू अदर कम्प्रिहेंसिव इनकम। फाइनेंशियल एसेट अगर इक्विटी इंस्ट्रूमेंट है तो इसे हेल्ड टिल मैच्योरिटी नहीं रखा जा सकता क्योंकि कंपनी की परपेचुअल एग्जिस्टेंस है, दैट इज व्हाई हेल्ड टिल मैच्योरिटी का ऑप्शन नहीं रहता। इक्विटी इंस्ट्रूमेंट लाइक परचेज ऑफ शेयर्स इन अदर एंटिटीज आर मेजर्ड ईदर एट फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस व्हिच इज सेड टू बी डिफॉल्ट चॉइस। ट्रांजैक्शन कॉस्ट एक्सपेंस की जाएगी, इन्वेस्टमेंट को हर साल के एंड पे रीवैल्यू किया जाएगा फेयर वैल्यू पे, और जो भी उसकी वैल्यू में कमी या इजाफा होगा उसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही रिकॉर्ड किया जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में ही रिकॉर्ड किया जाएगा। फॉर एग्जांपल, a company invested in 10,000 share of a listed company in November 2007 at a cost of $4.2 per share. At 31st December 2007, the shares have a market value of $4.9 per share. Prepare extracts from the statement of profit and loss for the year ended 31st December 7 and statement of financial position as at that date. The investment should be measured at fair value to profit and loss. स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में आपके पास $4.2 का पहले शेयर था, अब उसकी वैल्यू $4.9 हो गई है, एक शेयर की वैल्यू में $0.7 का इजाफा हो गया, एंड देयर आर इन्वेस्टमेंट ऑफ 10,000 नंबर ऑफ शेयर्स, तो 10,000 into 0.7 आपके पास 7,000 का गेन इन्वेस्टमेंट इनकम के तौर पे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में रिकॉर्ड किया जाएगा। जबकि स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में इन्वेस्टमेंट की वैल्यू
10,000 इंटू 4.9 $49,000 रिकॉर्ड की जाएगी। फेयर वैल्यू थ्रू अदर कम्प्रीहेंसिव इनकम, अगर आप चूज कर रहे हैं कि आपने इक्विटी इंस्ट्रूमेंट को फेयर वैल्यू थ्रू ओसी रिकॉर्ड करना है तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट कैपिटलाइज की जाएगी। अगेन इन्वेस्टमेंट को रीवैल्यू किया जाएगा एट इट्स फेयर वैल्यू एट ईयर एंड और रिपोर्टिंग डेट, और गेन और लॉस ओसीआई में अदर कम्प्रीहेंसिव इनकम में रिकॉर्ड किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अ कंपनी इन्वेस्ट कर रही है 20,000 शेयर ऑफ लिस्टेड कंपनी में अक्टूबर 2007 में, कॉस्ट है एक शेयर की $3.8। At 31st December 2007, the shares have a market value of $3.4. Company is not planning on selling these shares in the short term. Short term में वो सेल नहीं करना चाहते. It means profit and loss choice नहीं adopt की जा सकती. And elect to hold them as fair value through OCI. Mention भी कर दिया उन्होंने कि they have elected to hold the investment at fair value through other comprehensive income. Extracts हमने prepare करने हैं. फर्स्ट बात कि आपके पास स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में या अदर कम्प्रीहेंसिव इनकम में क्या रिकॉर्डिंग की जाएगी, क्योंकि वी हैव चॉइस टू रिकॉर्ड दैट इन अकॉर्डेंस विद फेयर वैल्यू टू अदर कम्प्रीहेंसिव इनकम। जो भी एसेट की वैल्यू में इंक्रीज या डिक्रीज है वो ओसीआई में ही रिकॉर्ड किया जाएगा। यहाँ पे एक शेयर की वैल्यू 3.8 से डिक्रीज होकर 3.4 हो रही है, 0.4 पर डॉलर के हिसाब से वैल्यू ऑफ शेयर में कमी आ रही है। एंड देयर आर 20,000 शेयर, सो 20,000 इंटू 0.4 8,000 का लॉस ओसीआई में रिकॉर्ड किया जाएगा। जबकि स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में इन्वेस्टमेंट को $3.4 पर शेयर के हिसाब से रिकॉर्ड किया जाएगा, और अगेन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में इक्विटी सैंक्शन में फेयर वैल्यू टू अदर कम्प्रीहेंसिव रिजर्व में 8,000 की डिडक्शन शो की जाएगी। एक एग्जांपल है कि जिसमें आपके पास डिविडेंड की इम्प्लीकेशन भी कंसिडर की जा रही है। फरवरी 8 में $20,001 लिस्टेड इक्विटी शेयर्स परचेज किए गए at the rate of $4 per share. Transaction cost 2,000 आई। At year end 31st December इन शेयर की वैल्यू $5.5 पर शेयर होगी। साथ ही मेंशन कर रहे हैं कि 20 सेंट का डिविडेंड भी ड्यूरिंग द ईयर 30 सितंबर को रिसीव किया गया है। शो द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक्सट्रैक्ट्स एट 31st December 2008 रिलेटिंग टू दिस इन्वेस्टमेंट। फर्स्ट है कि आपके पास शेयर्स परचेज किए गए हैं फॉर ट्रेडिंग, यानी आपकी चॉइस है फेयर वैल्यू टू प्रॉफिट एंड लॉस, एंड सेकंड कंडीशन ऑफ फेयर वैल्यू टू ओसीआई हैव बीन मेट, तो आपने फेयर वैल्यू टू ओसीआई के अकॉर्डिंग उसे रिकॉर्ड करना है। तो ए पार्ट के अकॉर्डिंग स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में फ्रॉम 4 टू 5.5 एक शेयर की वैल्यू में $1.5 का इजाफा हुआ। तेरा 20,000 शेयर, तो टोटल जो इंक्रीमेंट रिकॉर्ड किया जाएगा वो होगा 30,000। प्लस इन शेयर पे डिविडेंड रिसीव किया गया, एक शेयर पे 20 सेंट, तो 20,000 शेयर पे 4,000 की टोटल इनकम रिसीव की गई। जबकि इफ यू चूज टू रिकॉर्ड द इक्विटी इंस्ट्रूमेंट इन अकॉर्डेंस विद फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस मेथड, तो आप ट्रांजैक्शन कॉस्ट एक्सपेंस करते हैं। ट्रांजैक्शन कॉस्ट 2,000 की हुई वो एक्सपेंस कर दी गई, तो आपके पास नेट अमाउंट जो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट की जाएगी वो 32,000 होगी। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में 20,000 की इन्वेस्टमेंट है, $5.5 पर शेयर के हिसाब से उसकी वैल्यू 1,10,000 रिकॉर्ड की जाएगी। और अगर आप चूज करते हैं इसे फेयर वैल्यू थ्रू अदर कम्प्रीहेंसिव इनकम, तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में सिर्फ डिविडेंड इनकम रिकॉर्ड की जाएगी। शेयर्स की वैल्यू में जो इजाफा हुआ है फ्रॉम 4 टू 5.5, ये आपके पास अदर कम्प्रीहेंसिव इनकम में रिकॉर्ड किया जाएगा। जबकि ट्रांजैक्शन कॉस्ट आपकी कैपिटलाइज होगी और आपकी शेयर्स की वैल्यू एट द एंड ऑफ द ईयर 5.5 into 20,000 plus 2,000, ये आपके पास टोटल वैल्यू स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में रिकॉर्ड की जाएगी। That is about classification of financial assets with the help of example. In the next lecture of financial instrument, हम बात करेंगे अबाउट फाइनेंशियल लायबिलिटीज की कि उन्हें कैसे क्लासिफाई किया जाता है, कन्वर्टेबल लोन या बॉन्ड्स के हवाले से क्या ट्रीटमेंट है, प्रेफरेंस शेयर्स के हवाले से इररिडीमेबल या रिडीमेबल होने के हवाले से हमारे ट्रीटमेंट में क्या डिफरेंस आता है। ये सब चीजें फाइनेंशियल लायबिलिटीज के फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के टॉपिक में डिस्कस की जाएंगी।